नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई। सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर कोई आप लोग पार्टी तय करेंगे। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आई। क्या लोबिन हेम्ब्रम के भी अब बारी है? ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोबिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि कल्पना भाभी जब मुख्यमंत्री पद के लिए गांधी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो चंपाई जी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है कि आंदोलनकारी की ये पार्टी रहेगी, ये पार्टी आयातित लोगों की होगी। देखिए, सबका स्वागत है और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। लंबे वर्षों से तो मैं नहीं जानता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। अब जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। उसकी इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, वो यहाँ बीजेपी की सरकार में। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर है कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती है। देखिए, ये बातें तो जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। झारखंड का आम जनता जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ है। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फर्जी केस में फंसा करके जेल भेजने का जो काम भाजपा ने किया है, उसको झारखंड के जनता कभी माफ नहीं करेंगे। अब किस डर से सीता सोरेन जी चली गई है, ईडी सीबीआई को तो आजकल आप पहले से मालूम हो गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स हैं, शूटर्स हैं, गुंडे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो आपको दिखाई दिया ना कि छापामारी करते पे पैसे वसूली चल रही है। मोदी जी का पैसे वसूलने वाले गैंग जो है
ईडी और सीबीआई हो गई है। तो उसी तरह से अब सोरेन जी के साथ क्या किया है पता नहीं। तो वहीं अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसी संभावना है कि बीजेपी उन्हें पंजाब के अमृतसर से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। वो बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुघ की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। उनके बीजेपी ज्वाइन करने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस सीट पर चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होते हुए संधू ने भारत अमेरिका संबंधों की प्रगति के बारे में बात की और कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ क्लोजली काम किया है, स्पेशली जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स और श्रीलंका में अब है। यूएस का रिलेशनशिप खास तौर पे पिछले 4 साल में एक रिलेशनशिप से पार्टनरशिप हुआ है। और उस पार्टनरशिप में, जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप में दोनों साइडों की पार्टनरशिप होती है, जैसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, उसमें एटलीस्ट 5 मुद्दों में भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप पिछले साल का स्टेट विजिट देखें और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई, उसमें हेल्थ केयर का मेंशन है, उसमें आईटी, डिजिटल, स्टार्टअप, हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी जो माइक्रॉन है, वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फर्स्ट सोलर चेन्नई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरह एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े इंटरेस्ट से खुद आगे करी है, जिसमें फोकस है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। वहां के सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची और उनसे भेंट किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको पटका पहनाकर स्वागत किया। साथ ही पूर्व आईएफएस अधिकारी तरनजीत सिंह सिद्धू ने भी बीजेपी के अध्यक्ष से इस दौरान मुलाकात की और उनको भी जेपी नड्डा ने पटका पहनाया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन दक्षिण जारी है। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं। तमिलनाडु के सेलम में उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यहां एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए को जो समर्थन मिल रहा है उसने द्रमुक की नींद उड़ा दी है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा जनसमर्थन पूरा देश देख रहा है। एनडीए और मोदी को यह जो समर्थन मिल रहा है, इसने द्रमुक सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने आगे कहा कि अब तमिलनाडु यह तय कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। मेरी बहुत आत्मीयता के.एन. लक्ष्मणन जी से भी थी। लक्ष्मणन जी ने यहां तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है।
दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविताओं में शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। मैनपुरी लोकसभा में बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। इसको लेकर सपा की सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा कि यह बीजेपी का विषय है, लेकिन सपा पूरी तरह से तैयार है। राहुल के बयान पर कहा कि यह सब केवल भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज देश में महिलाओं की क्या हालत है सभी जानते हैं। लगातार महिलाओं के साथ जुर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा लगातार क्राइम महिलाओं के साथ बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भटकाने का काम यह सरकार कर रही है। क्षेत्र में है कार्यकर्ता जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
यहाँ तक बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि बीजेपी इतनी देरी प्रत्याशी उतारने में कर रही है? ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैनपुरी सीट के चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां इस कड़ी में जी जान से चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के लिए जनता से वोट करने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और यूपी में विपक्ष को क्लीन स्वीप करते हुए सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटों भाजपा जीतने जा रही है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश, मैं बता देता हूं, आप सुन लो पहले। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश यादव को कभी भी जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव को वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली थी और आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो कहेंगे बैलेट से चुनाव होने था। नगर पालिका में, नगर पंचायतों में और नगर निगमों में और जिला पंचायतों में जो सदस्य का चुनाव हुआ, बैलेट से चुनाव हुआ, वहाँ भी भाजपा पूर्ण बहुमत से ज़्यादा जीती। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उनको जनता नकार चुकी है। उनको कभी जनता का जनादेश नहीं मिला है और आने वाले दिनों में भी उनको जनता का जनादेश नहीं मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के डंकीगंज में राष्ट्रीय मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पिछले 10 सालों के कामों को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले मंत्री दंपत्ति से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि चुनाव के आते ही वो अपनी सुरक्षा बढ़वा लेते हैं। साथ ही इस दौरान अनुप्रिया पटेल पर भी जोरदार हमला बोला। किसानों की जमीन नहीं ली गई, किसानों की भूमि अधिग्रहित नहीं हुई, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई ठेकेदार अलॉट नहीं हुआ। पुल कहां बनेगा? हवा में बनेगा। लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता का पुनः एक बार जनता की आंखों में धूल झोंक करके मत लेने के लिए यह शिलान्यास कराया। तो वहीं मोतिहारी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल शहर के बीचों बीच स्थित अगरवा मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई, जहां एक सिरफिरे पड़ोसी ने अपने छत से अपने पड़ोसी शिक्षक और उनकी पत्नी को गोली मार दी। गोली जहां शिक्षक के हाथ में लगी तो वहीं उनकी पत्नी की पेट में लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सीएए को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को करेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं के इस संबंध में की गई मांग नहीं मानी गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सीएए को लेकर कुल 237 याचिकाएं दायर की गई थी। The matters regarding challenging the constitutionality of CAA and seeking stay on the rules that have been recently promulgated was listed today. The Supreme Court has given time until 9th April to the Union of India to file reply to those applications. On 9th April, the court will hear the matter on the stay and will decide whether the stay should be granted or not. If we look at it, look at the CAA, no one can get citizenship. It is very redundant, to be honest. And any citizenship that has been given under the previous existing rules for naturalization or the passport amendment rules. The government has not given any assurance that they will not give any citizenship. They refuse to make such a statement, even though it was demanded by the petitioner side. So the government is free to grant citizenship. However, that is a long drawn process and it is not going to be easy. And by the time this happens, the matter will be heard on stay.
the court also gave liberty to the petitioners to come back to the Yes, the court also granted liberty to the petitioners if at all anyone is granted citizenship, because grant of citizenship is irreversible. So the court granted liberty to the petitioners to approach the court if there is any situation where someone has been granted citizenship. तो वहीं फतेहपुर होली के पर्व को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पे है। पुलिस और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कई जगह छापेमारी भी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 150 लीटर अवैध कच्ची शराब और 4.5 कुंतल लहन बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला सुरक्षा का दबंगों ने माहौल उड़ाया हुआ है। उधारी की माचिस लेने के बाद उसी से दुकानदार महिला को जलाने की कोशिश की गई। यहां महिला की पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यह पूरा मामला बिजनौर थाना क्षेत्र का है। तो वहीं लखनऊ में पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जहां ये दोनों आरोपी एसटीएफ अधिकारी बनकर फर्जीवाड़े के एक मुकदमे में पीड़ित वादी को धमकाने के लिए पहुंचे हुए थे और पहुंचकर वहां से सीसीटीवी जब्त कर लिया और पीड़ित के साथ मारपीट भी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं यूथ आइकन के रूप में जाने वाले मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव की जमानत याचिका पर वकीलों की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब याचिका पर कल सुनवाई होगी। खबर है कि पुलिस के सामने एल्विस ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और यह भी स्वीकार किया है कि वो सांपों का जहर रेव पार्टी के लिए मंगवाता था। पुलिस ने एल्विस यादव को रविवार को पूछताछ के लिए सरफाबाद के एक फार्म हाउस पर बुलाया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कराने के बाद एल्विस को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं मामले में डीसीपी नोएडा जोन विद्यासागर मिश्र ने बताया कि एल्विस 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली 49 में पीपल फॉर एनिमल संस्थान सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में 4 सपेरे समेत 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।